जीरंड, जीरंड किसे कहते हैं आप लोग जानते हो? व्हाट इज जीरंड? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है इंफिनिटिव, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है जीरंड। इसको आप कुछ और पढ़ते हो तो बता दो, ठीक है। अब इन दोनों का ही मतलब सेम होता है, ना नी ने। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? सेम होता है हिंदी में, ना नी ने। जैसा कि हमने इंफिनिटिव में पढ़ाया था, खेलना, कूदना, जानना। तो अगर आप टू प्ले लिखेंगे, टू प्ले मीन्स खेलना, और अगर आप प्लेइंग लिखेंगे तो प्लेइंग का मतलब भी क्या होता है? खेलना। एक ही चीज आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्ले है उसके पहले अगर हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं तो ये तो अपने आप में ही इंफिनिटिव बना रहा। इधर तो प्रीपोजिशन का यूज पहले से है टू का। या हम ग्रामर के रूल्स के अनुसार देखें तो एक वर्ब दूसरी वर्ब से हमेशा टू से ही जुड़ती है। एक वर्ब दूसरी वर्ब से हमेशा टू से ही जुड़ती है, और एक वर्ब कंजंक्शन से भी जुड़ती है, लेकिन जब हम सेंटेंस को कंबाइन करें। लेकिन अगर हम फर्स्ट फॉर्म को किसी फॉर्म से जोड़ेंगे, किसी दूसरी फॉर्म से जोड़ेंगे, फाइनाइट वर्ब से जोड़ेंगे, तो वो हमेशा टू से ही जुड़ेगी, ठीक है। अब प्लेइंग, ये जीरंड है। जीरंड से पहले हम किसी ना किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सेंटेंस के अनुसार। जीरंड से पहले हमेशा हम किसी ना किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सेंटेंस के अनुसार, तब हम जीरंड को दूसरी वर्ब से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम इंफिनिटिव बनाते हैं तो टू से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम जीरंड बनाते हैं तो सेंटेंस के अनुसार हम किसी और प्रीपोजिशन के उससे जोड़ते हैं। अब वो प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकती है, फॉर हो सकती है, विथ हो सकती है ना, इन हो सकती है, तो वो सेंटेंस के अनुसार वो प्रीपोजिशन आती है। प्रीपोजिशन तो सब समझते हैं ना, समझते हैं कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर जब हम सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेटिक के रूल्स हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक जीरंड का भी प्रयोग मिलता है। यानी सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। कंबाइन मतलब जोड़ना। जब हमने आपको सिंथेटिक जो सेंटेंस है वो पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको एक स्ट्रक्चर में बताया था ये तीन प्रकार से होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम केवल सिंपल सेंटेंस के 8 प्रकार देख रहे हैं, तो जिसमें से आप फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ चुके हैं, और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ चुके हैं, इंफिनिटिव पढ़ चुके हैं। अब आपका क्या है? नंबर जो है जीरंड और प्रीपोजिशन का है। तो बाय यूजिंग जीरंड बोलो या बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जब आप जीरंड का यूज करेंगे तो उससे पहले आप सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस का जो भाव निकल रहा है उस भाव के अनुसार आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यदि कोई आपसे पूछे तो एक प्रकार ये भी उसमें होता है। इसके लिए नोट लिख लें आप सभी। वाक्य के सेंस यानी भाव, ठीक है। वाक्य के सेंस के अनुसार, वाक्य के सेंस के अनुसार किसी नाउन या जीरंड से पहले, किसी नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन रखकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, ठीक है। देखिए, वाक्य के सेंस के अनुसार किसी नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन को रखकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमने आपको बहुत पहले यही बताया था कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जहां पर एक ही कर्ता होगा
और एक ही मुख्य क्रिया होगी। जब आप दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो एक ही मुख्य क्रिया होगी, बाकी किसी और क्रिया को, जो दूसरे वाक्य की क्रिया है, उसको आप दूसरे फॉर्म में बदल देंगे। चाहे आप उसको जीरंड बना दें, चाहे आप उसको पार्टिसिपल बना दें, चाहे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दें, इन्फिनेटिव बना दें, कुछ भी बना दें। ये नियम आपके उसी हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल लिखें, द हंटर किल्ड, एग्जाम्पल लिखें, द हंटर किल्ड अ डियर। दूसरा सेंटेंस है आपका, he killed it with a gun। अब यहाँ देखिए आप इसको, हंटर किसे कहते हैं? हाँ, द हंटर किल्ड अ डियर, एक शिकारी ने हिरण मारा। ही किल्ड इट, इट आया है डियर के लिए, उसने इसे मारा विद अ गन, एक बंदूक से। अब हम इन दोनों वाक्यों को एक ही सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं, तो जो हमारा नाउन है गन, तो हमने आपको क्या लिखा है नोट, कि किसी नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज करना क्या कहलाता है? जीरंड का यूज करना कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से हमारी प्रीपोजिशन है, तो द हंटर किल्ड अ डियर विथ अ गन। क्या कर देंगे? अ हंटर किल्ड अ डियर विथ अ गन। ये जो दोनों सेंटेंस है उसको हमने एक ही बना दिया। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अभी ये गन क्या है? ये गन की नाउन, नाउन से पहले विथ एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, किसके अनुसार? नियम के अनुसार। अगला लिखिए आप एग्जाम्पल, सी लव्स डांसिंग। सी लव्स डांसिंग, सी लव्स सिंगिंग। तो जो जीरंड होता है, ये सेंटेंस हमने इसलिए चुना, जो जीरंड होता है, जीरंड और इन्फिनिटिव जो अभी हमने आपको बताए हैं, जीरंड और इन्फिनिटिव जो है नाउन की तरह कार्य करते हैं। नाउन की तरह कार्य करते हैं तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर आ सकते हैं। नाउन की तरह काम करेंगे तो कैसे आ सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर आ सकते हैं। तो सी लव्स डांसिंग, अब यहाँ क्या हो गया? नाचना। वह नाचना पसंद करती है या नाचने से प्रेम करती है? वह गाना गाना पसंद करती है या गाने से प्रेम करती है? अब तो इसमें क्या है, इन दोनों को हमें जोड़ना है प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से नहीं। अगर कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सी लव्स डांसिंग एंड सिंगिंग। एंड क्या है? कंजंक्शन। हमें कंजंक्शन से नहीं जोड़ना है, हमारा नियम क्या कह रहा है? प्रीपोजिशन से जोड़ना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सी लव्स डांसिंग सिंगिंग, सी लव्स सिंगिंग बिसाइड्स, ऐसा बिसाइड्स बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा। तो वह पसंद करती है गाना गाना, डांसिंग के अलावा। वह डांसिंग के अलावा गाना गाना भी पसंद करती है। अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिसाइड्स डांसिंग, कॉमा लगा के, सी लव्स सिंगिंग। अरे यार सही भी लिख पा रहा था, ऐसे सिंगिंग। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? नाचने के अलावा वह गाना गाना भी पसंद करती है। यहाँ पर अधिकतर
जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो मोस्टली फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में कम ही आपको चेंज करना है। आपको चेंज कहाँ करना है? सेकंड सेंटेंस में। चेंज कहाँ करना है? अधिकतर सेकंड सेंटेंस में। और अधिकतर सेंस आपको कार्य को प्राथमिकता देनी है कि किस कार्य के बारे में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जिसके बारे में ज्यादा जोर दिया जाएगा मोस्टली वो ही मुख्य वर्ब रखेगा। कार्य समझ में, जिसके बारे में ज्यादा बात की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। एक इसमें हम नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, इसका ऐसे समझाई दे रहे हैं। बिसाइड्स फिर इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। ये तीनों प्रीपोजिशन है। ये तीनों क्या है? प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे मुझे चाय के अलावा बिस्किट भी चाहिए, तो जब अलावा की बात आएगी तो हम दोनों ऑप्शनल नहीं रह जाएगा उसमें, हम दोनों चीजों को एक साथ करेंगे, एक साथ मांगेंगे। जैसे केवल डांस नहीं करती है, नाचती भी है, तो दोनों चीजें एक साथ करती है, मतलब उसको दोनों पसंद है, ठीक है। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे बिस्किट भी चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, मुझे कॉपी भी चाहिए, यानी एक के साथ दूसरी चीज को भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो बिसाइड्स प्रयोग होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, इसकी हिंदी होती है के बजाय, यानी यहाँ पर चीज क्या हो जाती है? ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब विकल्प, दो में से कोई एक। जैसे मुझे पेन के अलावा कॉपी चाहिए, तो इसका मतलब पेन भी चाहिए और कॉपी भी चाहिए, लेकिन यहाँ मैं बदल दूं, यहाँ मैं कहूँ मुझे पेन की बजाय कॉपी चाहिए, के बजाय, मतलब मुझे पेन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कॉपी चाहिए, यानी ऑप्शनल हो गया, कोई एक चीज मुझे चाहिए। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। यहाँ पर रिजल्ट सामने आता है, जब हम कोई एक कार्य करते हैं उसके करने के बाद रिजल्ट, परिणाम क्या आया, उसकी बात हम इंस्पाइट ऑफ में करते हैं। ये तीनों ही प्रीपोजिशन है। आपको हाई स्कूल में पढ़ाया नहीं गया हो या आपने नॉलेज ना ली हो, इनका प्रयोग ट्रांसलेशन में अलग से बताया जाता है। तीनों का ट्रांसलेशन में प्रयोग अलग से बताया जाता है। जीरंड का, इंफिनिटिव का एक एक चैप्टर है पूरा इनके लिए, आपको सीखने के लिए। और जब आप 11th में आए तो ये सारी चीजें एक साथ आ गई। अगर मान के चलो कि अगर आप 10th में ट्रांसलेशन पढ़ते तो ये 8 चैप्टर तो कम से कम आपको 8-9 चैप्टर एक अलग अलग पढ़ने पड़ते, लेकिन अभी एक ही टॉपिक में 8-9 चैप्टर एक साथ हो। यही अंतर होता है 10th में 11th आने का। जो चीज आपने शॉर्ट में पढ़ी वो अब आप विस्तार से पढ़े। तो यहाँ पर रिजल्ट है, मेरे ऐसा करने के बावजूद ऐसा हो गया। आगे समझ में, ऐसा करने के बावजूद ऐसा हुआ। तो जब बावजूद आ जाता है तो क्या आ जाता है? रिजल्ट, परिणाम सामने आ जाता है। तो ये तीनों का यूज जो है लंबा हो जाएगा। ये तो जब आप आगे भी ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो इनके यूज आपके आएंगे, ठीक है। आगे आप दूसरा डालो, दूसरी हेडिंग डालें, बाय यूजिंग कंजंक्शन। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पढ़ाए नहीं पढ़ाए? बाय यूजिंग कंजंक्शन डाल दो, फिर उसके बाद एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पढ़ाएंगे। इतनी चीज जो हमने आपको क्लियर करी है, समझ में आई? देखिए, कंजंक्शन तो बहुत सारे होते हैं। जब आप कंपाउंड, इसके आगे जब आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो कंजंक्शन ज्यादा है उसमें। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आप विस्तारित रूप से कंजंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन सिंथेटिक सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस में अधिकतर एंड के बारे में बात होती है। एंड का दूसरा तरीका कॉमा होता है। एंड का दूसरा तरीका क्या होता है? कॉमा। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दें, राधा इज माई फ्रेंड और रमा इज ऑल्सो माई फ्रेंड। राधा मेरी सहेली है और रमा भी मेरी सहेली है। अब हम इसको एंड से जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? राधा एंड रमा आर माई फ्रेंड। अभी बात बदल जाएगी, प्लूरल में सिंपल सेंटेंस हो रहा, राधा एंड रमा आर माई फ्रेंड। क्लियर? अब 2 से ज्यादा हो तो, ये आप छोटी क्लासों में देख चुके हैं, 2 से ज्यादा की बात होगी तो फिर एंड से नहीं जुड़ेगा, फिर किससे जुड़ेगा? कॉमा से। मैंने बाजार से केले खरीदे,
ठीक है। तो आई गॉट बनानास, ठीक है। मैंने बाजार से सेब खरीदे, आई गॉट एप्पल्स। मैंने बाजार से आम खरीदे, आई गॉट मैंगो, ठीक है। अब जब दो से अधिक चीजें हो गई तब हम क्या कहेंगे, एप्पल कॉमा बनाना एंड मैंगो। यानी जो हमारे आगे दो नाउन है उनको हमने कॉमा से जोड़ा और लास्ट वाले को हमने, जब सबसे लास्ट में आएगा तब हम एंड का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? ये तो आप सबने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो यहाँ जो फर्स्ट में हम कोमा का यूज कर रहे हैं, जो 3-4 नाउन हमें दिए हैं एज ए सब्जेक्ट, उनको जोड़ने के लिए हम कोमा का यूज कर रहे हैं। ये करेक्शन का नियम भी है, जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे ना अपनी ही क्लास में, सिंथेसिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मर, सिंटैक्स भी पढ़ते हैं। सिंटैक्स में सारे करेक्शन के नियम होते हैं, ग्रामर एरर को करेक्ट करने के नियम। उनमें एक नियम ये भी होता है कि जब दो से अधिक नाउन को एक साथ जोड़ना हो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ना हो या ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ना हो तो हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। लेकिन एंड को बार बार नहीं लिखा जाता, सबसे लास्ट ऑप्शन पर हम एंड जोड़ते हैं। उससे पहले जितनों को भी जोड़ते हैं, चाहे वो वर्ब को वर्ब से हो, नाउन को नाउन से हो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, तो हम किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम एंड को दूसरे उसमें किससे दर्शाते हैं, कोमा से दर्शाते हैं। यानी आपकी समझ में आया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दो पार्ट ऑफ स्पीच को, नोट ये लिखिए, आप लिखिए, दो पार्ट ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड से जोड़ सकते हैं, दो पार्ट ऑफ स्पीच को एंड से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाते समय, लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाते समय, सिंपल सेंटेंस बनाते समय दो फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट ये लिखा है जिसको लिखना ना आए, दो फाइनाइट वर्ब्स को एंड से नहीं जोड़ सकती। मुख्य क्रिया, फाइनाइट वर्ब्स मीन्स मेन वर्ब्स, हेड वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एक ही चीज है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स मीन्स मुख्य क्रिया, दो फाइनाइट वर्ब्स को एंड से नहीं जोड़ सकते। कब नहीं जोड़ सकते, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ही बताया था सिंपल सेंटेंस में एक ही कर्ता होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है। तो फाइनाइट वर्ब्स एक ही होगी सिंपल सेंटेंस में, इसलिए हम दो सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस बनाते समय दो फाइनाइट वर्ब्स को एंड से नहीं जोड़ सकती। अच्छा, एंड का एग्जाम्पल लिखो, आई लव हर, आई लव यू टू, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, आई लव यू एंड हर। अब ये हर और यू प्रोनाउन है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउन है और प्रोनाउन को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से, ठीक है। जैसे ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस, ही इज इनएक्टिव और ही इज लेजी टू। वह केयरलेस यानी लापरवाह है, वह इनएक्टिव यानी एक्टिव एनर्जेटिक नहीं है, और वह आलसी भी है। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ही इज केयरलेस, कॉमा, इनएक्टिव एंड लेजी टू। आगे समझ में इस तरह से जोड़ेंगे। और यहाँ पर हमने दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक लास्ट बिल्कुल 1 मिनट की बात और सुनो। जब हम 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म करते हैं तो ये क्या है, इन्फिनिटिव। लेकिन हम जब वर्ब +2 करते हैं तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। इन्फिनिटिव का मतलब है 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब +2 का मतलब है फाइनाइट वर्ब।
पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। ये पार्टिसिपल फॉर्म हो सकती है, परफेक्ट फॉर्म हो सकती है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट फॉर्म हो। जब ये फाइनाइट वर्ब्स का काम करेंगे, और टू इसलिए लगाया है कि इसके पीछे जो भी वर्ब आप जोड़ेंगे वो फर्स्ट फॉर्म हमेशा टू से ही जुड़ेगी, जो कि ग्रामर का नियम है। ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब्स में दूसरी फर्स्ट फॉर्म हमेशा टू से ही जुड़ती है। आ गई समझ में? ओके, थैंक यू।